नमस्कार, मैं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं यूपी की बात। उत्तर प्रदेश में उपचुनावों को लेकर सियासी उठापटक शुरू हो चुकी है। एक बार फिर यूपी में कानून व्यवस्था के मामले में बड़े मुद्दे बनते जा रहे हैं और आज तो राज्य में कई शहरों में डॉक्टरों ने विरोध मार्च निकाला। इन सारी खबरों की विस्तृत जानकारी देने और इनका विश्लेषण करने के लिए लखनऊ से मेरे सहयोगी उत्कर्ष रोजाना की तरह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का शो और आज की पहली खबर जिस पर हम बात करेंगे वो है सीएम योगी से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगड़े और पिछड़े में बटे हिंदू समाज को साधने का बीड़ा उठा लिया है। जातीय खांचे में बटे लोगों में हिंदू होने का भाव जगाकर बड़ी लकीर खींचने की रणनीति है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मुद्दे पर विपक्ष की चुप्पी पर उन्होंने सवाल उठाया है। उत्कर्ष, सीएम योगी की ये जो पूरी रणनीति है ये क्या है और इससे भाजपा को क्या फायदा मिलता हुआ दिख रहा है? देखिए वरुण, रणनीति बहुत स्पष्ट है। एक दो बातों का जिक्र आपने बखूबी अपने सवाल में कर दिया है और फायदे का भी मुझे लगता है छोटा मोटा हिंट वही है। मैं उसको थोड़ा सा विस्तार दे देता हूँ। देखिए, मूल रूप से जो रणनीति है वो तो ये है कि किस तरीके से जो चुनाव है उस चुनावों में एक दो तीन ऐसे मुद्दे बनाए जाएं जो कि बड़े मुद्दे हों। सिर्फ एक मुद्दे के सहारे इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनावों में या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावों में नहीं रहना चाहते। खास तौर पर अयोध्या के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, अयोध्या की जो मिल्कीपुर सीट है, विधानसभा सीट, उसको लेकर बात करें तो ये एक ऐसी सीट है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं अपने लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सीट पर चुनावी और सियासी लड़ाई की अगुवाई कर रहे हैं। वो प्लान है पूरा की दो सीटों जिस पर वो खास ध्यान देंगे उसमें से एक मिल्कीपुर होगी। अब दो चीजें हुई थी। अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें, जो फैजाबाद सीट थी, अयोध्या की ही लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम फैजाबाद है, उसमें हुआ ये था कि वो एक सामान्य सीट, लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को वहां से, जो कि एक पिछड़े समाज से आते हैं, उनको वहां से उम्मीदवार बनाया। अब इसके कारण क्या हुआ कि एक जातीय गोलबंदी हो गई थी और उसमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। बल्कि उसी सीट पर नुकसान हुआ जहां पर कुछ महीनों पहले तक हम सब ने वो दृश्य देखे थे कि किस तरीके से राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी वो सीट नहीं जीत पाई। अगर आप भाषणों पर नजर डालेंगे, हम लोग लगातार अयोध्या रेप केस की बात करते रहे हैं वरुण, लेकिन इस बीच में दो बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या गए और उन्होंने दोनों बार, एक बार संकेतों में, तब भी हमने डिस्कस किया था कि इशारा बांग्लादेश की ओर था, दूसरी बात उन्होंने खुलकर कहा कि बांग्लादेश से आता हिंदू किसी के लिए वोट बैंक नहीं है। और ऐसा करके वो एक मैसेज मिल्कीपुर के अयोध्या के लोगों को देना चाह रहे थे कि हिंदुओं को वोट बैंक नहीं समझा जाता। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बहुत साफ है कि जब वो धर्म के नाम पर सियासी लड़ाई पर जाते दिखाई देंगे, हिंदू शब्द कहकर जब उस पूरे वर्ग को एकजुट कर पाएंगे, तब तो उनको फायदा है। अगर वो समाज दोबारा जातियों में बटा, तो हमने ये देखा है कि जैसे लोकसभा चुनावों में नुकसान हुआ था, भाजपा को एक डर ये है कि वही बात वापस ना आ जाए कि जातीय घेरेबंदी में वो समाजवादी पार्टी, और इस बार तो बसपा भी उपचुनाव लड़ेगी, उसमें ना फंस जाए। और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस चुनावी कमान को खुद संभाल रहे हैं, वहां पर रणनीति बहुत स्पष्ट है कि लगातार आपको ऐसे बयान और ज्यादा देखने को मिलेंगे। अभी तो चुनावों का ऐलान नहीं हुआ है वरुण, कि जहां पर आप देखेंगे कि वो धार्मिक मुद्दे बन रहे होंगे, वो धर्म पर आ रहे होंगे, वो उस पूरे समाज को धार्मिक एकीकरण की ओर ले जाने की कोशिश होगी भाजपा की ओर से। वहीं विपक्ष की रणनीति भी यही होगी कि भाजपा किस तरीके से इस पूरे चुनाव का ध्रुवीकरण कर रही है, इस पर बात की जाए और वापस उस सोशल इंजीनियरिंग जिसकी हम बात कहते हैं, सामाजिक ताने बाने को, उसको वापस एक बार फिर से टैप किया जाए, उसको उस पर काम किया जाए और एक बार फिर से जातीय समीकरण ऐसे तैयार किए जाए जिससे विपक्ष को फायदा होगा। जी। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में तैनात 102 पुलिसकर्मी हटाए जाएंगे। सुरक्षा मुख्यालय में एसपी जो मुख्यमंत्री सुरक्षा देखते हैं उनकी ओर से चयनित 102 पुलिसकर्मियों को जल्द तैनात करने के लिए संबंधित शाखाओं से उनके सेवा विवरण तलब किए गए हैं। उत्कर्ष, ये क्या मामला है? मतलब 102 पुलिसकर्मियों को क्यों हटाया जा रहा है? देखिए, समय समय पर होता यह है क्योंकि ये वीवीआईपी है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों वीवीआईपी हैं। उनकी जो सिक्योरिटी वो अपमोस्ट प्रायोरिटी है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। और ये जो जवान हैं या ये जो तमाम अधिकारी उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एनएसजी प्रोटेक्टेड भी हैं। हम सबको पता है कि उनको केंद्रीय सुरक्षा भी मिली हुई है, उस सुरक्षा घेरे में भी वो रहते हैं। लेकिन समय समय पर जो वीवीआईपी प्रोटेक्टी होते हैं, उनके जो सुरक्षा में तैनात कर्मी होते हैं, उनका फिटनेस टेस्ट होता है, उनका फायरिंग टेस्ट होता है कि वो किस तरीके से फायरिंग
कर पा रहे हैं, अगर इस तरीके की ईश्वर ना करे कोई परिस्थिति बने तो उसमें कितने सक्षम हैं। ये जो 102 कर्मी हैं, इनमें से अधिकतर, मैं ये नहीं कहूँगा सारे, लेकिन जो जानकारी मुझे मिली है, अधिकतर ऐसे हैं जो कि फायरिंग टेस्ट में सफल नहीं हुए थे। तो एक तो ये कारण है। दूसरा, पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से वो खूब दौरे करते हैं, अलग-अलग जिलों में जाते हैं, लोगों से मिलने सीधे चले जाते हैं, उसको देखते हुए एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया था वरुण कि 40 साल से उम्र के ऊपर का कोई व्यक्ति उनके सुरक्षा दस्ते में शामिल नहीं होगा, खासतौर पर जो इनर सर्कल होता है, जो सबसे करीबी जो सुरक्षा घेरा होता है, वहां पर 40 वर्ष से ऊपर का कोई भी सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं होगा। फिटनेस को देखते हुए ये फैसला किया गया था, तो कुछ उस पैरामीटर में भी क्रॉस कर रहे हैं। कुछ एक ऐसे हैं जो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाए हैं, और इसके अलावा कुछ एक लोग ऐसे हैं जिनको कि मतलब आप ये मान लीजिए कि वो शायद टेस्ट पास किए, लेकिन यूपी पुलिस में एक प्रक्रिया चलते रहती है वीवीआईपी सुरक्षा पर जवानों को चयन करने की, और जिन जवानों ने वो टेस्ट दिए, उनका जो रिजल्ट था, चाहे वो फायरिंग रिजल्ट हो या फिटनेस रिजल्ट, वो ज्यादा बेहतर था मौजूदाओं से, जिन्होंने पास कर लिया, लेकिन उनसे बेहतर कई अभ्यर्थी थे। तो ऐसे में भी उनको अब रिप्लेस किया जाएगा, और इस तरीके से कुल 102 की एक लिस्ट बनी है, जिसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों के सुरक्षा दस्ते में मौजूद सुरक्षा कर्मियों के नाम हैं। और मैं वापस इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि इनमें से अधिकतर ऐसे हैं जो कि फायरिंग टेस्ट में विफल हुए हैं। उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है हटने का, उसका सबसे बड़ा कारण फिटनेस टेस्ट है। तीसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि एज प्रोटोकॉल और उनसे बेहतर उम्मीदवारों का सिलेक्शन हो जाना भी एक कारण रहा है। अब ये लोग वापस उन ट्रेनिंग सेंटरों पर जाएंगे या ऐसी नियुक्तियों पर जाएंगे जहां पर शायद फायरिंग या आप यूँ कह लीजिए फिटनेस की जो जिसको हम कहते हैं विभागीय नियुक्तियां या हेडक्वार्टर पोस्टिंग, इस तरीके की नियुक्तियों पर इन पुलिस कर्मियों को भेजा जाएगा। ऐसा नहीं कि सारे रिटायर या सेवा से हटाए जा रहे हैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की सिक्योरिटी लेयर से बाहर हो रहे हैं। जी। उत्कर्ष, अगली खबर की तरफ चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित अपराधों के निस्तारण में हीला हवाली करने वाले अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है, साथ ही सुधार लाने के भी निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि सीएम योगी के अल्टीमेटम के बाद भी सुधार न होने पर कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। उत्कर्ष, सीएम योगी किस बात पर नाराज हैं और ये जो कार्रवाई की जो पूरी बात है, ये क्यों है? एक लाइन से शुरू करता हूँ और इससे शायद हमारे दर्शकों को समझने में एक चीज की आसानी होगी वरुण, कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर में भी महिला सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा, उसमें भी यौन अपराधों को लेकर कितने संवेदनशील और कितने सख्त हैं। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि महिला और बाल अपराध से जुड़े मामलों में, निस्तारण के मामलों में उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पर है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाराज हुए, उस लिस्ट में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर था, जो कि महिला और बाल अपराध से जुड़े मामलों का निस्तारण करता है, यानी सबसे जल्दी यहाँ पर वो मामले अब पूरे तरीके से जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन हो जाता है। पहले नंबर पर होने के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाराज हैं। जब ये जानकारी मिली तो एक कौतूहल स्वाभाविक तौर पर होता है, हमने भी पता किया, तो पता चला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहे कि ठीक है, हम देश में पहले नंबर पर हैं, ये बात सही है, लेकिन अगर हम देश में मान लीजिए हम 80% मामलों का निस्तारण करके देश में नंबर 1 है, तो मुझे उस 20% की चिंता है। उन्होंने कहा कि महिला और बाल अपराध और उसमें भी यौन अपराध से जुड़े मामलों में ये 20% का निस्तारण ना होना मेरे लिए चिंता का कारण है, ये ठीक करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने जो हमको बताया गया, और मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि एक दिन जब हम ये चर्चा कर रहे थे, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए पिछले हफ्ते हुआ था कि पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की एक बड़ी बैठक थी। हर एक कानून व्यवस्था से जुड़ा अधिकारी या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फिर सीधा सीधा मुख्यमंत्री आवास में उस दिन मौजूद था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे कमिश्नरिएट वाइज, क्योंकि कई कमिश्नरी प्रणाली उत्तर प्रदेश में लागू है, परिणाम देखने हैं। तो पता चला कानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, चित्रकूट, ये वो कमिश्नरिया, ये वो जोन थे जहां पर वरुण महिला अपराध से जुड़े या बाल अपराध से जुड़े, यौन अपराध से जुड़े मामलों में जो निस्तारण है, वो रेट प्रदेश के बाकी इलाकों की तुलना में कम था। उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद कुछ एक जगहों पर और उन्हें पता चला कि कई ऐसी एफआईआर हैं, कई अलग अलग उनको जिलों के फिर विवरण दिए गए, उन्होंने पूरी रिपोर्ट चूंकि मंगाई थी, तो उनको पता चला कि कई जिलों में एफआईआर लिखी गई, लेकिन उस पर ना चार्जशीट दायर हुई ना एफआईआर हुई, यानी कि वो खारिज नहीं हुई, उसकी विवेचना पूरी नहीं हुई और ना उस मामले को अदालत पर ले जाया गया। उस पर वो और ज्यादा नाराज हुए कि बोले महिला अपराध से जुड़े मामलों में आप एफआईआर लिखकर बैठे कैसे रह सकते हैं। और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जो हमको जानकारी मिली है,
इन तमाम अधिकारियों को और इन तमाम कमिश्नरेट या इन तमाम थानों जिलों में जहां पर इस तरीके का रेट आया कि वो 20% का गैप है सक्सेस रेट में या निस्तारण रेट में, उन्होंने 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है। और ये बात यकीन मानिए कि अगर 1 महीने में इसका रिव्यू होगा और अगर वो रिव्यू में भी गड़बड़ पाई जाती है, जैसे मैंने आपको बहुत पहले कहा था और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अधिकारियों के तबादलों को का दी एंड मत मानिए किसी भी लिस्ट के साथ। अब तो लोकसभा चुनाव के बाद वो रिव्यू शुरू हुए हैं। आपको विधानसभा के उपचुनावों के पहले तक ये प्रक्रियाएं देखने को मिलती रहेंगी। कहीं गड़बड़ होगी, वो अधिकारी हटेंगे, हटाए जाएंगे, प्रमोट किए जाएंगे अच्छा काम करने पर और डिमोट भी किए जाएंगे गलत काम करने पर। जी। उत्कर्ष, अब बात करते हैं राहुल गांधी की। गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सुल्तानपुर की कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। सुनवाई के लिए अगली तारीख 23 अगस्त तय कर दी गई है। उत्कर्ष, बहुत सीधा सा सवाल कि सुनवाई आज क्यों नहीं हो पाई, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, सुनवाई क्यों नहीं हो पाई वो बताता हूँ। जिन जज को इस मामले की सुनवाई करनी थी, एमपी एमएलए कोर्ट, क्योंकि स्पेशल कोर्ट होती है जब कोई सांसद और विधायक होता है उनसे जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए, और खासतौर पर इस तरीके के मामलों की सुनवाई के लिए। तो वो आज अवकाश पर थे, वो किसी कारणवश अवकाश पर थे, तो चूंकि जज मौजूद नहीं थे, सुनवाई नहीं हो सकी। जैसा आपने बताया, 23 अगस्त को इस मामले की सुनवाई होगी। ये वरुण करीब 6 साल पुराना मामला है। साल 2018 के जुलाई महीने में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह के नाम को लेकर एक टिप्पणी की थी और ये कहा गया, जिन्होंने ये पूरा का मामला दर्ज कराया है और वो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता भी है, उनकी ओर से कहा गया कि ये अमित शाह पर की गई ये टिप्पणी राहुल गांधी की ओर से गैर वाजिब थी, गलत थी और जैसा प्रकरण फिर बना कि मानहानि करने के उद्देश्य टिप्पणी की गई थी। क्योंकि टिप्पणी पर ऑलरेडी एक केस चल रहा है, तो मैं वो टिप्पणी तो एज इट इज नहीं कह सकता, गलत ही माना गया इसलिए वो केस दर्ज है। तो ये जुलाई 2018 का मामला है। इस मामले में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सब कुछ इस साल हो रहा है। इस साल फरवरी महीने में पहली बार, यानी साल 2024 की फरवरी में राहुल गांधी पहली बार इस मामले में कोर्ट के सामने आते हैं और जमानत लेते हैं। इसी साल जुलाई में राहुल गांधी का पहली बार बयान दर्ज हुआ पिछले महीने, और तब भी हमने खबर कवर की थी, आपको मालूम होगा। और फिर वो वहां जाते जाते मोची से भी मिले थे, वो भी हम लोगों ने बातचीत उस दिन की थी कि किस तरीके से वो खबर बनी थी। फिर वो बाकी लोगों से भी मिलते गए, लेकिन राहुल गांधी जिस पर्पज से आए थे, जिस उद्देश्य से आए थे, वो अदालत के सामने इसी मामले में अपनी गवाही देने का था। पहला बयान उनका उस दिन दर्ज हुआ था। अब आज इस मामले में सुनवाई होनी थी, जज उपस्थित नहीं थे। 23 तारीख को सुनवाई होगी। हो सकता है कुछ और लोगों के उस दिन बयान लिए जाए, उनकी गवाही हो, लेकिन राहुल गांधी का आना अनिवार्यता नहीं है। उनको जिस दिन आना था वो अपनी गवाही इस मामले में दे चुके हैं। इसके बाद अगर जरूरत होगी तो शायद कोर्ट ऐसा कोई आदेश देगा, लेकिन 23 तारीख के लिए ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि राहुल गांधी के वहां उपस्थित या मौजूद होने की अनिवार्यता हो। ठीक है। उत्कर्ष, अब बात करते हैं आज के शो की जो सबसे चर्चित खबर है, सबसे बड़ी खबर है उसकी। नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश के आरोप में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी की खबर मिलते ही कोतवाली में उनके समर्थक पहुंच गए। उत्कर्ष, पहले अयोध्या और अब कन्नौज, दुष्कर्म के मामलों में समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम आ रहा है, और क्या राजनीति भी इससे गर्म हो रही है? पहले तो मैं चाहूंगा ये मामला आप बताएं। मैं मामला बता देता हूँ। कल देर रात को जो कि कन्नौज पुलिस की ओर से कहा गया है, उस जानकारी के मुताबिक कल रात करीब 1:30 बजे के आसपास कन्नौज में जो 112 हेल्पलाइन है, उस पर एक कॉल आता है। उस पर एक महिला, एक लड़की कॉल करती है और पीड़िता अपनी स्थिति के बारे में और नवाब सिंह के बारे में बताती है। उस कॉल को एड्रेस करते हुए पुलिस वहां पर पहुंचती है और वहां पर पीड़िता, नवाब सिंह, दोनों को ही आपत्तिजनक अवस्था में पुलिस पाती है। रेप की कोशिश का मामला ये एक तरीके से पुलिस ने दर्ज किया है कि रेप की कोशिश की गई, रेप किया गया ये नहीं है कई जगहों पर। और वरुण, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कई बार ऐसे मामलों में बहुत इस तरीके की खबरें चलती है जो कि बहुत सही ना हो। तो रेप की कोशिश का मामला दर्ज हुआ है और नवाब सिंह की गिरफ्तारी देर रात को हुई। तब हिरासत में लिया गया, उसके बाद मेडिकल हुए। सुबह से अब तक जो जानकारी मिल रही, करीब 6 बार, और ये सोर्सेस के जरिए है, इस बारे में बयान नहीं है, लेकिन मेरे पास जो सूत्रों के जरिए जानकारी आई है वो ये कि 6 बार अलग अलग तरीके के टेस्ट जांच हो चुकी है नवाब सिंह की, और ये आरोप भी है उनकी ओर से कि 6 बार इस तरीके से ले जाया गया है। 6 की 6 बार मेडिकल हुआ नहीं हुआ ये स्पष्ट हो पाएगा बाद में, लेकिन 6 बार अलग अलग तरीके से बातचीत पूछताछ हुई।
और जो आपने बताया थोड़ी देर पहले अपने एंकर में जब आप ये सवाल कर रहे थे कि कई लोग वहां पर जमा थे, लेकिन अब पुलिस ने वो गिरफ्तारी और वो जज के सामने पेश करने के, क्योंकि 24 घंटे के अंदर आपको पेश करना होता है, रिमांड मांगने की वो प्रक्रिया शुरू कर दी है, तो वो उस तमाशे से या उस घेरेबंदी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक राजनीति का सवाल है, जो मेरे ख्याल से आप आगे पूछना चाह रहे थे, या आपका कोई और सवाल था इस मामले पर? नहीं, बिल्कुल यही कि अब इस पे किस तरीके की राजनीति हो रही है उत्कर्ष, क्योंकि हमने देखा अयोध्या में भी एक समाजवादी पार्टी के नेता का नाम आया, अब यहाँ कन्नौज में भी एक समाजवादी पार्टी के नेता का नाम आया, तो तमाम तरीके के बयान भी सामने आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा वो बयान, वो राजनीति की बातें, वो भी आप बताएँ। दो चीजें बहुत हमारे तमाम दर्शकों को पता भी होंगी, लेकिन हमको याद रखनी चाहिए, कन्नौज से सांसद कौन है? सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए, और कन्नौज से सांसद स्वयं अखिलेश यादव हैं। वहां पर समाजवादी पार्टी का एक व्यक्ति, जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सांसद का प्रतिनिधि था, चुनाव लड़वा रहा था, और सांसद प्रतिनिधि वो डिम्पल यादव के मामले में कह रहे हैं, जब डिम्पल यादव वहां से सांसद थी। एक वो आरोप है, लेकिन थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी के कन्नौज जिला अध्यक्ष ने एक चिट्ठी जारी की है। तो सिटी के मुताबिक नवाब सिंह पिछले 5 सालों से पार्टी विरोधी गतिविधियों में थे और पार्टी से बाहर थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता अब और एक चिट्ठी जारी कर रहे हैं, जो नवाब सिंह की माताजी का देहांत हुआ था कुछ वक्त पहले, और खुद उनको समाजवादी पार्टी की ओर से चिट्ठी लिखी गई थी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से यानी कि अखिलेश यादव के नाम से थी। तो दोनों तरफ से वो जो पॉलिटिकल वॉर है, मतलब वो शुरू हो गया है। जो आप पूछना चाह रहे हैं ना कि क्या वहां पर ये लड़ाई शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के दो प्रवक्ताओं के बयान सामने आ चुके हैं, जूही सिंह और उदयवीर सिंह, दोनों से बात हुई है। हमने भी बात करने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी का जो अब तक इस मामले में स्टैंड है, यही कि अगर कोई किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसको पार्टी के आधार पर, क्योंकि वो पार्टी का इसलिए दोषी है, इस तरीके से पुलिस या सरकार प्रस्तुत ना करे। अगर कोई दोषी है तो वो दोषी है, लेकिन समाजवादी पार्टी कुछ तथ्यों को कह रही है कि वो गलत तरीके से रखे जा रहे हैं, जिसमें सांसद प्रतिनिधि होने की बात, जिसमें समाजवादी पार्टी से जुड़ाव होने की बात, जैसे मैंने आपको कहा वो चिट्ठी सार्वजनिक हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को, जैसा आपने सवाल किया, बिल्कुल उसी तरीके से या उसी एंगल पर उन्होंने देखा है कि वो इसको अयोध्या के क्रम से ही जोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से लेकर पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं और बड़े-बड़े नेताओं के बयान जो आ रहे हैं इस मामले पर, उसी क्रम में आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का चरित्र ऐसा है कि पहले अयोध्या में हमने देखा कि वो उस तरह की गतिविधियों में संलिप्त रहे, वहां पर भी नाबालिग लड़की थी और उसके साथ रेप का मामला था, और अभी भी देखिए रेप की कोशिश का मामला था। वो तो लड़की पीड़िता ने किसी तरीके से पुलिस को फोन कर दिया, इसलिए शायद वो बच गई। तो जो राजनीति है वो दूसरी तरफ शुरू हो गई है। उसका कारण ये है कि अयोध्या के बाद कन्नौज भी एक बेहद राजनीतिक तौर पर बेहद हाई प्रोफाइल इलाका है, हाई प्रोफाइल जगह है, और इसीलिए इस पूरे मामले में जैसी राजनीति हो रही है, मुझे लगता है ये राजनीति अब और बढ़ेगी। पुलिस का जो केस है वो तो पुलिस के या जो कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है, वो तो एक तरफ चलती रहेगी। ये न रुकने वाली राजनीति अयोध्या के बाद अब हमको कन्नौज में भी वरुण दिखाई देगी। बिल्कुल। कानपुर से एक खबर है उत्कर्ष, कानपुर के ग्वालटोली के मकबरा में शुक्रवार रात 7 साल की मासूम से रेप का प्रयास करने का आरोपी मौलाना मुख्तार, इनको पुलिस ने पकड़ लिया। इनको मुख्तार चचा कहा जा रहा है। पुलिस ने सोमवार को आरोपी की गिरफ्तारी का खुलासा कर दिया। डीसीपी सेंट्रल दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्कर्ष, ये जो मामला है 7 साल की एक मासूम के साथ रेप के प्रयास का, ये मामला क्या है और इसकी चर्चा क्यों है इतनी? दो कारणों से। एक तो ये मामला वरुण काफी हद तक अयोध्या के मामले से जुड़ता है, और अयोध्या के जैसे मामले से इसलिए जुड़ता है क्योंकि एक तो पीड़िता यहाँ पर भी नाबालिग है, 7 साल की बच्ची है। दूसरा जो जानकारी मिली है कि उसको भी बहला-फुसलाकर ही बुलाया गया था। जो मौलवी है उसने जो हमको जानकारी मिली, बिस्किट या टॉफी इस तरीके की किसी चीज़ के लालच में उस लड़की को बुलाया, और कितना घृणित ये अपराध है इसको इस बात से सोचा जा सकता है कि 7 साल की वो बच्ची ही है। वो 7 साल की बच्ची को अगर आप उसके बारे में ऐसा कोई सोचता भी है। और हुआ ये था कि जब उन्होंने बच्ची को बुलाया और जिस जगह पर बुलाया था, वहाँ पर जब दरवाज़ा बंद हुआ, आस-पास के लोगों को भनक हुई। कुछ लोगों ने बच्ची को जाते देखा था और ये पता था कि भई ये परिवार की बच्ची तो है नहीं। तो लोगों ने उस जगह को घेरना और फिर वहाँ पर शोर मचाना शुरू कर दिया। पता ये चला कि शुक्रवार की घटना है, जैसा आप भी बता रहे थे। शुक्रवार को एक घटना हुई थी, जब लोगों ने शोर मचाया तो मौलवी के परिवार से जुड़ी कुछ महिलाओं ने, युवतियों ने बाहर आकर गेट के पास आकर गेट खोला, और भीड़ के बीच में वो आ गई और उन्होंने कहा कि किस बात का शोर है, जो भी वो आपसी बातचीत, कहा-सुनी, झड़प जो कुछ होनी थी, वो वहाँ हुई। लेकिन उस दौरान, उस पूरे मौके का फ़ायदा उठाकर मौलवी वहाँ से फरार हो गया। इसके बाद जब पूरे मामले की जानकारी पुलिस को मिली, तो पुलिस ने टीमें लगाई
और अब आज इस मामले का पुलिस ने रहस्य उद्घाटन किया है, पुलिस ने गिरफ्तारी दिखाई है। तो पुलिस का ये कहना है कि हाँ, शुक्रवार को वो भाग गया था, क्योंकि जब तक जानकारी मिली, जब वो वहाँ पहुँचे तो लोगों ने किसी से शायद ध्यान नहीं दिया, वहाँ से भाग गया था। इस मामले में जो शायद ज़्यादा संवेदनशील बात हो सकती है वरुण, जो जानकारी इनपुट्स आ रहे हैं और ये मैं वापस कह रहा हूँ, ये सूत्रों के ज़रिए है। तो इसकी भी पुष्टि होना बाकी है, लेकिन ये शायद इकलौता प्रयास नहीं था जो स्मॉलवी ने किया। एक सूत्रों के ज़रिए जो जानकारी, और पुलिस भी इस मामले में अब जानकारी जुटा रही है पूछताछ के ज़रिए, और जो मौलवी से पूछताछ होगी उसमें ये कि क्या वो इस तरीके के अपराधों में, यानी उस बच्ची के साथ नहीं, और भी अन्य लड़कियों या बच्चियों के साथ इस तरीके के अपराधों में या इस तरीके की रेप की कोशिशों को अंजाम देता रहा है। पुलिस का ये मानना है कि इस तरीके की चीज़ें हैं, कुछ इनपुट उनके पास हैं। लोग या परिवार वाले जो पीड़िताओं के परिवारों से जुड़े हैं, वो शायद लोकलाज के डर से अब तक सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन जब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, तो पुलिस को ये उम्मीद है कि शायद कुछ और मामलों में उसकी संलिप्तता हो सकती है, और अब पुलिस उन मामलों की भी छानबीन करना शुरू कर रही है वरुण। जी। बरेली की तरफ चलते हैं। बरेली के शाही शीशगढ़ थाना क्षेत्र में हुई 6 महिलाओं की हत्या के खुलासे के बाद अन्य मामलों में सीरियल किलर कुलदीप की संलिप्तता तलाशने के लिए पुलिस उसे रिमांड पर लेगी। इसके लिए पुलिस कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी। इस मामले में बहुत सारे अपडेट भी आए थे। उत्कर्ष, ये किन मामलों की बात हो रही है? कौन-कौन से ऐसे मामले हैं जिनमें जो कुलदीप है उसने मर्डर किए, ये बात साबित हुई है या पता चली है? और ये जो अन्य मामले हैं जिनमें उसकी संलिप्तता अभी सामने नहीं आई है, ये कौन से मामले हैं? देखिए, बरेली में करीब 14 महीनों के अंतराल में, हम अब तक 11 महीनों की बात कर रहे थे, पुलिस ने अपने केस स्टडी को थोड़ा-सा और बढ़ाया। 14 महीनों के अंतराल में जो जानकारी मिली, 12 महिलाओं की हत्याएँ हुई थी। सारी हत्याओं में पैटर्न मोटा-मोटा तौर पर एक तरीके से ही पाया गया। लेकिन 3 मामलों का पुलिस ने खुलासा किया। जो जानकारी मिल रही है वो 3 मामलों में भले ही पैटर्न एक जैसा था, लेकिन वो हत्याएँ किसी और ने या कहीं और किसी और तरीके से हुई। 6 हत्याओं की बात कुलदीप ने स्वीकार ली है। अब बचती है 3 और हत्याएँ, अगर आप करेंगे। 3 का अलग पता चल गया, 6 कुलदीप ने स्वीकारी, 9 होती हैं और 3 और, क्योंकि 12 हत्याएँ हुई है उस 14 महीने के दौरान। तो वो 3 हत्याएँ जो है, पुलिस का ये मानना है कि वो कुलदीप ने ही की है, वो स्वीकार नहीं रहा है, और ऐसे में उन मामलों में कुलदीप की संलिप्तता का पता लगाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन मामलों में पूछताछ की जाए। कुछ बहुत प्राइमा फेसी सबूत पुलिस के पास हैं, लेकिन वो इतने मजबूत साक्ष्य नहीं है कि पुलिस सिर्फ़ उनकी बिना पर चार्जशीट रखे। और इसीलिए जिसको हम कहते हैं क्रॉस वेरिफिकेशन, या सबूतों के आधार पर कुलदीप का उस दिन का मूवमेंट कहाँ पर था, क्या था, वो तमाम जानकारियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि पुलिस पूछताछ करे। तो 6 हत्याओं जिसको उसने स्वीकारा, उस मामले में चार्जशीट गई, उस मामले में पुलिस ने अपनी तरफ से जो केस डायरी वो बना दी है। लेकिन अब पुलिस को अतिरिक्त रिमांड की आवश्यकता 3 अन्य मामलों के लिए, जिसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। और बरेली पुलिस का ये मानना है कि रिमांड पर लेकर जब वो पूछताछ करेंगे, जब वो कुलदीप से पूछेंगे कई सारे प्राइमा फेसी जो साक्ष्य है, उसके आधार पर जब सवाल होंगे, तब वो लिंक, क्योंकि पुलिस के पास इस तरीके के इनपुट हैं कि वो लिंक कुलदीप से ही मिल सकते हैं, तो वो लिंक मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, वो पता चल पाएगा। और ऐसे में हो सकता है कि एक और केस डायरी बने, एक और चार्जशीट हो, या उसी चार्जशीट को पुलिस बदले, क्योंकि 6 हत्याओं के मामले में, उसके बाद जो बाकी हत्याएँ उनके मामले में भी जो कागज़ी प्रक्रिया है और जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन करना होगा। तो हो सकता है कि एक दूसरी चार्जशीट दाखिल हो, अगर संलिप्तता पाई जाती है, या फिर उसी चार्जशीट में पुलिस बदलाव करे और उसके लिए वो अदालत से अनुमति भी ले। तो कुलदीप की मुश्किलें जो है वो और बढ़ती हुई ही दिखाई देती हैं। लेकिन जिस तरीके का घृणित अपराध किया है, जिस तरीके का वो सीरियल किलर है, और मैंने आपको बताया था कि वो डेमो के साथ क्या हुआ, वो हालाँकि वो पूरी बातचीत सोर्सेज़ के ज़रिए थी, लेकिन जिस तरीके से उसने वो महिलाओं के डेमो के साथ जो हरकत की, उसके बाद तो ये इस चीज़ का रूम नहीं बचता एक समाज में, एक सभ्य समाज में, कि इस तरीके के आरोपियों को, इस तरीके के दोषियों को, हालाँकि दोष सिद्ध होना बाकी है, इस तरीके के आरोपियों को, मैं शब्द के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन उस तरीके के आरोपियों को आप सार्वजनिक तौर पर ऐसे छोड़ दें। जी। चलिए उत्कर्ष, एक बहुत ज़रूरी खबर की अब बात करते हैं। यूपी के अलग-अलग शहरों से आज डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आईं। कई जगहों पर डॉक्टर्स के प्रदर्शन के कारण लोगों को कुछ असुविधा भी हुई। उत्कर्ष, ये जो प्रदर्शन हुआ, ये प्रदर्शन क्यों हुआ और कहाँ-कहाँ से ऐसी खबरें हैं कि मरीजों को दिक्कतें हुई हैं? देखिए, ये प्रदर्शन जो हुआ है, पहले तो ये बता दूँ कि इस वक़्त भी जो मेरे पास जानकारी है, कई मेडिकल कॉलेजों में, कई अस्पतालों में, या कई इस तरीके के जो चिकित्सकीय संस्थान हैं, उनमें अभी शाम को भी कुछ कैंडल मार्च, मशाल मार्च या प्रोटेस्ट या जुलूस निकाले जा रहे हैं। ये अधिकतर हुँ। प्रदर्शन रेज़िडेंट डॉक्टर कर रहे हैं। रेज़िडेंट डॉक्टर वो होते हैं, आप और हम
या हमारे कई दर्शक समझते होंगे, लेकिन मैं कईयों की जानकारी के लिए बता दूँ, जो कि उस हॉस्पिटल कैंपस में ही रहते हैं या वहाँ पर रहकर जूनियर डॉक्टर के तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, अ, मरीजों को देखते हैं, देखभाल करते हैं। रेज़िडेंट डॉक्टरों की जो पूरे प्रोटेस्ट हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों में, ये एक देशव्यापी प्रोटेस्ट का, देशव्यापी विरोध का हिस्सा है। कोलकाता में जिस तरीके से एक रेज़िडेंट डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या हो गई, उसके विरोध में एक तो डॉक्टर अपना गुस्सा, उस हत्या के विरोध में अपना विरोध और उस पीड़िता के परिवार के प्रति अपना समर्थन, कई सारी चीज़ें जो वो दिखाना चाहते हैं। तो जैसे अभी शाम को जो हमारे पास जानकारी आ रही है, वो जो कैंडल मार्च है, वो पीड़िता के परिवार के प्रति समर्थन के लिए, और वो उस आक्रोश को लेकर भी है कि उस मामले में अब तक जो तमाम आरोपी हैं, उनकी धरपकड़ नहीं हो पाई है। उस मामले का पूरा खुलासा नहीं हो पाया है। कुछ एक जगहों पर क्योंकि अलग-अलग शहरों में बात हो रही है, कई जगहों पर डॉक्टरों का ये कहना है कि इस पूरे केस को सीबीआई जैसी एजेंसी को सौंप देना चाहिए। स्थानीय पुलिस को ये केस नहीं देखना चाहिए ताकि निष्पक्षता की गुंजाइश बनी रहे। और तीसरी बात जो स्थानीय स्तर पर उत्तर प्रदेश में भी लागू होती है, रेज़िडेंट डॉक्टर अपनी सुरक्षा का सवाल भी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि कल को अगर ऐसी घटना यहाँ हो जाए तो उत्तर प्रदेश के रेज़िडेंट डॉक्टरों के लिए एक बेहतर व्यवस्था और एक बेहतर नियम बनने चाहिए, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि रेज़िडेंट डॉक्टर 24/7, हमको पता है इमरजेंसियों में रात के वक़्त अ, रेज़िडेंट डॉक्टरों की ड्यूटी लगी रहती है, उस कैंपस में होते हैं। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा को, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, इस तरीके की घटना उत्तर प्रदेश में ना हो, ये भी उस पूरे प्रोटेस्ट में एक माँग का हिस्सा है। जहाँ तक आपने कहा मरीज़ों को परेशानी की बात, ऐसा नहीं है कि परेशानी नहीं हुई। भले ही डॉक्टर्स ने भी इस बात का प्रयास किया कि वो एक उचित तरीके से अपने विरोध प्रदर्शन को रखें, लेकिन परेशानियाँ हुई हैं। अधिकतर जगहों पर इमरजेंसी सर्विसेज़ को, ट्रॉमा को, ओपीडी को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जो सर्विसेज़ थी, उस पर असर पड़ता दिखाई दिया, क्योंकि वहाँ पर मरीज़ों को, अगर मान लीजिए एक डिपार्टमेंट में 10 डॉक्टर हैं और 5 प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो 5 ही तो हैं जो मरीज़ों को देख पा रहे हैं। तो वो असर पड़ा है, लेकिन जो माँगे हैं कुछ हद तक और कई मामलों में वो भी जायज़ हैं। मतलब वो प्रदर्शन और वो माँगे और वो परिवार के प्रति समर्थन तो बिल्कुल जायज़ है वरुण। तो ऐसे में अब इसमें बीच का रास्ता क्या होता है? माना ये जा रहा है कि शायद जब तक कोलकाता के मामले पर न्याय मिलता या वो जो आरोपी हैं, उनकी धरपकड़ होती नहीं दिखाई देती, शायद डॉक्टर्स का विरोध जारी रहे, उसका फॉर्म बदल सकता है कि मरीज़ों को परेशानी ना हो। कुछ एक डॉक्टरों से हमारी बात हुई, कुछ एक संगठनों से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि हो सकता है कि वो हाथों में काली पट्टी बाँध कर काम करें, लेकिन ये प्रोटेस्ट जो है और ये जो सॉलिडेरिटी है, जो एकजुटता है, ये लगातार प्रदर्शित रेज़िडेंट डॉक्टर्स जो हैं उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों से, और तमाम बड़े शहरों की बात करें तो रायबरेली में एम्स है, लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में केजीएमयू है जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा हमने मेरठ, अलीगढ़ की कई जगहों की तस्वीरें देखी हैं, और वो बदस्तूर जो प्रदर्शन है, और जैसा मैंने आपको शुरू में भी बताया, वो शाम को भी, इस वक़्त भी पूरे दिन जारी है। ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया उत्कर्ष इस तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये शो हमारे दर्शकों को पसंद आया होगा, और आप सभी से अपील है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी खबरें लगातार आप तक पहुंचती रहें। कल फिर मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक आप बने रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।